ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवामसो मराति यतो निदहाति वेदः। स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णान् तपसाञ्ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्थात्। स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा। नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवील्लोक इहामादयन्ताम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को जय हिंदू राष्ट्र, जय माँ दुर्गा। तो आज हम वफा सुल्तान की किताब जो है अ गॉड हु हेट्स, एक खुदा जो नफरत करता है, उसका सेकंड चैप्टर देखेंगे। उसके सेकंड चैप्टर का टाइटल है द वीमेन ऑफ इस्लाम। तो ये किताब इंग्लिश में है और मैं इसको थोड़ा-थोड़ा पढ़ती जाऊँगी। और एक बार मैंने बहुत पहले पूरी किताब पढ़ ली है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम बीत गया है इस किताब को पढ़े हुए मुझे, तो मुझे हर पैराग्राफ को मैं 1-2 मिनट लूँगी पढ़ के और फिर आपको जो है हिंदी में उसको बता दूँगी। तो ये मैंने सोचा है, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। पिछली बार हमने इतनी अच्छी कहानी सुनी थी, छोटी-सी, जो वफ़ा सुल्तान ने बताई थी कि कैसे राक्षस, जो डर का राक्षस है, वो एक पर्वत के ऊपर बैठा हुआ है और जैसे-जैसे हम उसको अप्रोच करते जाएँगे, वो छोटा होता जाएगा। तो अब इस पे चलते हैं, द वुमेन ऑफ इस्लाम। तो लोग इससे कई बार पूछते हैं कि ये क्या बात हुई जो आपकी लाइफ इतनी चेंज हो गई? वो क्या बात थी? तो ये वफ़ा सुल्तान कहती हैं कि इनके अंदर जो चेंज आया वो तीसरी कक्षा से आया, जब उन्होंने पढ़ना सीखा। तो उनके अंदर पढ़ने की इतनी ज़्यादा जिज्ञासा थी कि जब तक वो चौथी कक्षा में आई, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ लीं, जैसे हंचबैक ऑफ नोत्र दाम, गॉन विद द विंड और मिस्ट्रीज़ ऑफ अगाथा क्रिस्टी। तो इनको पढ़ने का इतना शौक था कि लोग इनको गिफ्टेड चाइल्ड समझते थे, क्योंकि इनकी इतनी अच्छी रीडिंग हैबिट्स थी। इसके अलावा इनको बोलना बड़ा अच्छा लगता था, ये बहुत बोलती थी। तो इन्होंने कहा कि इनका जो अरेबिक लिटरेचर का टीचर था, उसने कहा कि देखो, तुम्हारे अंदर एक बड़ा अच्छा टैलेंट है, तो तुम इसको नर्चर करो। ये रोड जो है बहुत लंबी है, तो देखो, जब कैक्टस का फल आता है, तो उसकी मधुरता जो है उसकी काँटों के बीच में से होके आती है। तो इस तरह का उन्होंने फ्रूट ऑफ द कैक्टस उसको नाम दे दिया था। तो इनको बहुत शौक पड़ा कि फिर ये लिखने लगीं। और तो इनकी फैमिली भी इनको इस तरह से पुश करती थी लर्निंग के लिए। इनका फादर भी इनके बारे में बात करते थे, इनके फादर, जब वो अपने दोस्तों के साथ शामें बिताते थे और इस इनके बारे में बोलते थे कि ये तो बड़ी इंटेलिजेंट है।
और इनको बड़े एम्बैरेसमेंट होती थी जब वो इनको बड़ा इंटेलिजेंट कहते थे, क्योंकि इनको लगता था कि इनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये उनको कभी भी डिसअपॉइंट ना करें। इनकी एक नानी थी, जो कि इनकी आइडियल थी। बचपन में वो इनको फ़ॉलो करती थी अपनी नानी को, जो इनकी मैटरनल ग्रैंडमदर थी, और उन्होंने इनकी लाइफ़ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और इनको याद है वो क्या-क्या कहानियाँ इनको सुनाती थी जब वो शाम को जब ये नानी को घेर लेते थे, और वो बताती थी उनको कि वर्थ ऑफ अ वुमन, कि एक एक महिला की वैल्यू क्या है, ये बात इन्होंने अपनी नानी से सीखी। अम, और फिर ये भी वो उन्होंने बताया कि कैसे कोई अपने मुझे नहीं पता मेरे को वीडियो कॉल कौन कर रहा है। तो मैं नहीं जानती कि मेरे को वीडियो कॉल कौन कर रहा है। ये बड़ा डेंजरस है ऐसे। मैं वीडियो कॉल किसी की नहीं अटेंड करती। तो मेरी, हाँ, तो वो कहती हैं कि उनके जो नानी थी वो उनको कैसे एक महिला जो है वो कुचली जा सकती है अपने हस्बैंड के अंडर में, ये भी इनकी नानी से इन्होंने सीखा। इनकी नानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन थी, और और अगर उनको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली होती, तो वो आज अरब की मार्gaरेट थैचर होती। आपको पता है ना कि मार्गारेट थैचर को हम आयरन लेडी बोलते थे। तो ये कहती हैं कि अगर इनको भी, अगर इनकी नानी को भी ऐसी अपॉर्च्युनिटी दी गई होती, तो वो अरब की मार्गारेट थैचर होती। लेकिन वो 1 मिनट, पता नहीं ये कौन है जो मुझे बार-बार फ़ोन करने की कोशिश कर रहा है। 1 मिनट में म्यूट कर। ये देखिए यहाँ पर जो बंदे आते हैं पैनल पे मेरे, इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि ये मेरे को कॉल कर रहे हैं वहाँ से, और वो भी वीडियो कॉल कर रहे हैं। इस नंबर को भी ब्लॉक कर देना चाहिए मेरे को। रुकिए 1 मिनट। और मैं इसको बोल रही हूँ हाउ डेयर यू कॉल मी, तो यहाँ से ये मेरे को कॉल कर रहा है, ये भागलपुर वाला। इस इतना ये जो है इसमें मैनर्स नहीं है, मेरी स्ट्रीम चल रही है। ऊपर से ये मेरे फ़ोन पर कॉल कर रहा है और वीडियो कॉल कर रहा है। और जब मैंने इसको अभी मना कर दिया तो बार-बार कॉल कर रहा है। जी, आगे चलते हैं। तो ये अपनी नानी के बारे में बताती हैं कि वो अरब की मार्gaरेट थैचर होती। तो वो एक बहुत सैड वुमन भी थी, जो कि बहुत जो कि बहुत लंबे समय तक बहुत हार्श थी। और इसको ये कहती हैं वफ़ा सुल्तान कहती हैं कि इनको नहीं पता था वो रहस्य क्या था, उन उदास आँखों के पीछे उनका रहस्य क्या था। लेकिन जब वो अपने अर्ली 20s में आईं, जब वो 20s में थीं, तब उनके ऑलरेडी 3 लड़के और 2 बेटियाँ हो गईं। एक स्मॉल पॉक्स का
स्मॉल पॉक्स को क्या बोलेंगे? स्मॉल पॉक्स ही बोलेंगे ना? का एक जो है वो लहर फैल गई, एपिडेमिक को क्या बोलेंगे? अम, एपिडेमिक को क्या बोलते हैं? 1 मिनट। महामारी, एक महामारी फैल गई स्मॉल पॉक्स की, तो जो है वो अ, उसके उनके गाँव में, नानी के गाँव में, जिससे कि बहुत सारे लोग मर गए। और उनके घर के जो 3 बेटे थे, तीनों को जो है मर गए। अब उनकी खाली बेटियाँ बच गईं, जो 2 बेटियाँ थीं। तो इनके जो नाना थे, वो आधी रात को जगे तो वो दुखी नहीं हुए बेटों के मरने पर, बल्कि उनको बहुत शर्मिंदगी हुई, क्योंकि अब वो बेटियों के पिता थे और उन्होंने इनकी नानी को जो है वो ज़िम्मेवार समझा इस शर्म लाने के लिए कि उन्होंने उनको खाली बेटियाँ दी हैं। इनके जो नाना जी थे वो गाँव के मुख्तार थे और जो है इसलिए ऐसा नहीं, पोज़ीशन में कोई भी मुख्तार नहीं रह सकता जिसके पास कोई लड़का ना हो। और और उन्होंने इनकी नानी को जो है इस शर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल समझा और 1 हफ्ते के अंदर जब उनके बेटों की डेथ हो गई तो इनके जो नाना जी थे वो, इन्होंने इनकी नानी को भेजा कि गांव की जो बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज हैं वहां जाकर उनकी बेटियों का हाथ अपने हस्बैंड के लिए मांग के लाएं। और नानी को ये जॉब दी गई कि ये नई ब्राइड को इनके ग्रैंडफादर यानी कि नाना के बारे में बड़ी अच्छे वर्च्यूज के बारे में बताएं, उनकी अच्छी बातों के बारे में, और अपनी फैमिली के कंसेंट से जो है वो वापस आई। तो ये देखो कि यहाँ पर भी अ, ये जो महिलाओं से ये काम करा रहे हैं कि वो अपनी सौतनें ढूँढ कर लाएँ और उनके हस्बैंड के बारे में बहुत सारी तारीफ़ें करें उनकी और उनके जो है वो ढूँढ कर लाएँ। जो है उनकी बहुत तारीफ़ें करें और उनके लिए हस्बैंड ढूँढ के लाएँ। तो ये कस्टम था जो उसका ब्राइड का, कि वो जो है वो दूल्हे के घर तक एक घोड़े पर सवार होकर जाती थी। अ, तो उसको एक जो दूल्हे के घर में से एक वुमन जो है वो उसको वेलकम करती थी। जब जब नई दुल्हन आती है घोड़े पर बैठ के, यहाँ पर अरब में ये कल्चर था कि जो नई दुल्हन है वो घोड़े पे बैठ के आती है, तो जो दूल्हे के घर से एक एक महिला उसका अभिवादन करती है और नाचती है। और एक जो इंसेंस होती है ना, धूप जिसको जलाते हैं हम, तो उसको अपने सिर में एक कटोरे पे रख के वो नाचती है। तो जो ब्राइड है वो जो दुल्हन है जो घोड़े पे बैठी है, वो उस महिला जो नाच रही है अपने सिर पर वो रख के, धूप रख के, उसको थोड़े से सिक्के उसके कटोरे में डाल देती है। तो इसका जो नाना था, उसने ये नहीं सोचा कि नानी को कैसा महसूस होगा, बल्कि उसने वो जो कटोरा था, वो कहा कि नानी जो अपने सिर पर उठा के जाए और नाचे उस बारात के आगे। और फिर उसने उस वुमन को, जो उसकी नानी थी, जिसने उसको 5 बच्चे दिए थे, पूरे गाँव के सामने जो है इस तरह नचवाया, थोड़े से सिक्के नई दुल्हन से। सोचो, आप ये देखो कि ये कितना बड़ा महिला का शोषण है। मेरे पास आकर यहाँ लोग बकवास करते हैं, मुसलमान यहाँ पे बोलते हैं कि हम 4 बीवियाँ बड़ी, अभी यहाँ पर लड़कियाँ तक मुस्लिम लड़कियाँ यहाँ बोल रही थी कि देखो 4 बीवियाँ जो हैं वो अगर हुकूक अच्छे दिए हों तो सही है। ये तो मेंटल टॉर्चर है। और यहाँ पर वो अपने सिर पर कटोरा रख के जो है नई दुल्हन आएगी, यानी ये नानी अपनी सौतन को जो आ रही है घोड़े पे सवार होकर, पहले तो उसकी फैमिली को जाके मनाया और उसके नाना के बारे में अच्छी-अच्छी बातें कहे। फिर इसके बाद अपने सिर पर एक धूप रखकर और नाचे और उसके कटोरे में वो सौतन जो है थोड़े से सिक्के डाल दे। आप सोचो कि कितना इन्होंने उसके मन की फीलिंग्स को हर्ट किया होगा, किस लेवल तक ये लोग नीच हैं। ये देखो।
तो और फिर उसने जो है वो उसको इसकी ग्रैंडमदर जो थी, मतलब कि इसकी नानी ने अपनी क्या कहते हैं ना उसको, कि अपना अम, थूक, जो जो इंसल्ट का कौर निगल लिया। उसको बोलते हैं ना हम एक ये क्या बोलते हैं आप, अपमान का घूंट सह लिया और अपनी दुःख को छुपा लिया नाचते वक़्त। और फिर जब वेडिंग सेरेमनी हो गई, तो उसने सोचा कि अब तो मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे हाथ से निकल गया, क्योंकि अब तो नई दुल्हन का हो गया। तो चलो उसके पास एक उसने फेंका था ऑटोमन पाउंड, क्योंकि ये ऑटोमन एम्पायर था, तो एक ऑटोमन पाउंड का सिक्का उसने गोल्ड का फेंका था इसके कटोरे में। तो उसने सोचा कि चलो मेरे पास कम से कम एक सिक्का तो आ गया। लेकिन उसका उसकी ये छोटी-सी आशा थी, ये भी शॉर्ट लिव थी, क्योंकि जैसे ही सुबह हुई अगले दिन तो उस उनके दरवाजे पे हल्की-सी खटखट हुई। और जो है, जो उसका नाना है वो थोड़े से एक दरवाजे की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, दरवाजे में जो क्रैक होता है डोर में, वहाँ से उसने देखा कि अम नाना उससे कह रहा है कि मेरी बीवी अभी तक सो रही है, मुझे जो है अपना गोल्ड का पाउंड जो है वो उधार दे दो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जब हार्वेस्ट होगा, जब यानी धान नया उगेगा, फसल कटेगी अगले एंड के सीज़न में, तो मैं तुम्हें ये वापस कर दूँगा। तो इसकी ग्रैंडमदर ने जो है वो सिक्का, अब मजबूरी थी उसकी, उसको अपने हस्बैंड की बात माननी पड़ी, तो उसने उसको सिक्का दे दिया। और बेचारी जो है एम्प्टी हैंडेड जो है अपनी दुःख के साथ अपने बिस्तर पर सोने गई। तो देखो कि सौतन के आने का ही दुःख इतना बड़ा है, बेचारी को नाचना भी पड़ा। तो आफ्टर द वेडिंग, इस जब वेडिंग हो गई, तो इसकी नानी का स्टेटस एक नौकरानी की तरह हो गया अपने ही घर में। और वो डेली खा सर्व करती थी। किसकी गुलामी करने लगी अब वो, अपने नाना की, उसकी नई बीवी की, और 10 बच्चे, 10 लड़के जो इस नई महिला ने, जो इसकी नई बीवी ने नाना की अ, उसको दिए। तो इसकी नानी ने इतना ह्यूमिलिएशन और अपमान का घूंट सहा, और सुबह से लेकर शाम तक वो काम में लगी रहती थी, फील्ड पर भी लगी रहती थी, खाली अपनी 2 बेटियों की खातिर, जो उसकी बच गई थी। जब वहाँ पर स्मॉल पॉक्स फैला था, तो उसके 3 बेटे तो मर गए थे, तो 2 बेटियाँ जो बची थी, उनको पालने के लिए बेचारी सुबह से शाम तक अपने नाना की खिदमत करती और उसकी नई बीवी की, और सारे खेतों में भी काम करती। और 50 साल के बाद भी जब नाना मर गए, तो उन्होंने उसका जो वो ऑटोमन जो गोल्ड का जो सिक्का था वो वापस नहीं किया। झूठ बोल के ले लिया और फिर एंड में भी वापस नहीं किया। यानी इसको कुछ नहीं मिला सिवाय अपमान के और एम्बैरेसमेंट के। फिर इसकी नानी भी 15 साल बाद मर गई, और फिर भी कहती रही कि देखो मैं लॉयल मुस्लिम वाइफ हूँ, कि देखो हस्बैंड की बात माननी चाहिए हर वाइफ को। और हर जैसे नई दुल्हन को हम माता-पिता जो है ना वो अच्छी सीख देते हैं, स्पेशली माँ अपनी बेटी जिसकी शादी होने वाली होती है, उसको नई सीख देती है। तो ये उसी तरह उसको बोलती रही, देखो मैं तो एक लॉयल मुस्लिम वाइफ रही, तो तुम भी रहना, इस तरह से। अब ये लिखती है वफ़ा सुल्तान की मुस्लिम वुमन के पास कोई राइट नहीं है, अपनी लाइफ़ कैसे जिए, क्या चूज़ करे, कुछ भी चूज़ करने की उसको फ्रीडम नहीं है। लेकिन अगर कोई रेयर ऐसी सर्कमस्टेंस आ जाता है कि वो कोई चीज़ चूज़ कर लेती है, तो उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उस चॉइस के लिए। तो जब इसकी माँ ने शादी करी, तो इसकी नानी ने डिसाइड किया कि जो है वो इसकी माँ के साथ ऐसा नहीं होने देगी। अम, नहीं, मतलब इसकी माँ की जब शादी हुई, तो इसकी नानी ने सोचा कि नाना के घर से चली जाए दूर, क्योंकि नाना को नई बीवी और 10 लड़कों के साथ देख-देख के और नौकरानी की तरह काम करके वो वहाँ से चली जाना चाहती थी, तो वो इसकी माँ के उसके भाई के साथ मूव कर गई।
जो माँ का भाई था, यानी कि अ, माँ का भाई नहीं, मतलब कि जो नानी का भाई था, उसकी फैमिली के साथ मूव कर गई। जहाँ पर उसकी जीवन थोड़ा-सा बेटर था, जो उसकी ग्रैंडफ़ादर के यहाँ था। अम तो उसको ऐसा लगता था कि उसने अपने हस्बैंड के खिलाफ ये एक कदम उठाया है कि उसने नाना का घर छोड़कर अपने भाई के घर चली गई। लेकिन जब ये वफ़ा सुल्तान लिखती है कि जब इसकी माँ की शादी हुई, तो फिर वो बहुत जो है वो करने लगी, हर चीज़ में जब इसकी वफ़ा सुल्तान, क्योंकि ये तो उसकी नानी थी ना, तो जब उसकी माँ की मैरिज की टाइम आया, यानी वो अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने भाई के घर चली गई है। अब वो अपने भाई के घर रह रही है। तो वहाँ पर जब इसकी माँ की शादी होने वाली थी, तब वो बच्चों की तरह बहुत जिद जिद करती थी। और इसके जो फादर हैं वफ़ा सुल्तान के, उनके 5 बच्चे थे अपनी पहली बीवी से, जो इनके ही साथ रहते थे। तो अब जब माँ की शादी हुई है एक ऐसे आदमी से जिसके कि पहले से ही 5 बच्चे हैं अपनी पहली बीवी से, और अ, इसकी अपनी माँ के 8 बच्चे हुए, जिसमें से कि ये चौथी थी। तो जब ये पैदा हुई, तो इसको कम्पीट करना पड़ा। तो ये बात आप देखिए, जिस घर में बहुत सारे बच्चे हों, तो हर बच्चे को जो है कम्पीट करना पड़ता है। आप खाली, मैं तो कहती हूँ, जानवर रख के देख लो, वो भी आपस में एक-दूसरे से कम्पीट करते हैं, क्योंकि माँ-बाप का अटेंशन सबको चाहिए होता है। और इसके पहले के 5 बच्चे थे फादर के, और ये जो नई दूसरी वाली आई, इसके साथ 8 हो गए। तो यानी घर में 13 बच्चे हैं। तो जब ये पैदा हुई, तो इसको 12 बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन करना पड़ा। और अम, बहुत साल बाद जबकि इसकी माँ की शादी हो चुकी, तो इसके पिता ने इसकी नानी को कहा कि वो इनके साथ रह सकती है, और जो है अपनी बेटी की मदद करा सकती है घर के काम में और बच्चों को रखने में। तो अरब वर्ल्ड में ये एक जो है बड़ी नई, मतलब बड़ी ही कस्टमरी नहीं है कि दामाद के घर में रहा जाए। लेकिन फिर भी जो है, ये जो नानी है, इसने इसके पिता की बात मान ली, ताकि वो एक अपने भाई को एक पॉइंट बता सके, मतलब कि भाई को भी एक पॉइंट दिखा सके, देखो मैं अपनी बेटी के यहाँ जाके रह सकती हूँ। तो कि ये पॉइंट दे सके कि वो भी एक चॉइस कर सकती है। और अम, इनके घर की लाइफ जो थी वो डिफरेंट थी, इसकी नानी के लिए। क्योंकि इसका फादर जो था, जो वफ़ा सुल्तान का फादर है, ये इसकी नानी को बहुत इज़्ज़त से बोलता था, बातचीत करता था, और हर अपॉर्च्युनिटी में जब वो इतनी मेहनत करती थी, तो उसकी प्रशंसा करता था, और जैसे कि वो बच्चों को बड़ा कर रही थी, उस बात में भी प्रशंसा करता था। अब उसकी नानी को थोड़ी-सी बहुत जो है वो यहाँ पर फ्रीडम मिली, थोड़ी-सी स्वतंत्रता, और उसको प्यार भी मिला और नरमी भी मिली। इसकी माँ लेकिन डिफरेंट थी वफ़ा सुल्तान की। वो कभी भी अपनी माँ की एबिलिटी जो थी वो शेयर नहीं करती थी, और हमेशा से बहुत ही उदास, गुस्सैल और एक ज़िद्दी औरत थी, वफ़ा सुल्तान की अपनी माँ। इसका फादर जो था, वो उसकी ब्यूटी से बहुत प्रभावित हो गया था, इसकी माँ की ब्यूटी से। जैसे कि एक बच्चा एक एक खिलौने को देख के होता है। अम, क्योंकि वो 25 साल छोटी थी इसके पिता से, वफ़ा सुल्तान की माँ जो थी वो 25 साल छोटी थी उसके पिता से। और वो उसकी जो बड़ी बेटी थी, यानी कि जो पहली बीवी से उसको 5 बच्चे थे, तो जो उसकी बड़ी बेटी थी उससे भी छोटी थी इसकी पत्नी, ये देख लो। यानी कि इनके यहाँ ये भी चीज़ है। अब जो उसकी बेटी से भी छोटी है, उसको तो उसको बेटी समझना चाहिए, उससे शादी कर लाया है। और उसने उसको, लेकिन उसके साथ व्यवहार अच्छा किया। लेकिन फिर भी इसकी माँ के चेहरे पर एक भी स्माइल नहीं आती थी। इनके बीच में एज डिफरेंस इतना था कि बेचारी ने जो है उससे शादी तो कर ली थी, लेकिन उसकी चॉइस नहीं थी। तो बुड्ढा आदमी था, तो वफ़ा सुल्तान का फादर बुड्ढा, वो था तो अच्छा बातचीत में और ट्रीटमेंट में, लेकिन उसकी माँ, एज में इतना डिफरेंस था कि वो हमेशा दुखी रहती थी। अच्छा, इसका वफ़ा सुल्तान का फादर एक बिज़नेसमैन था,
जो कि अपनी कम्युनिटी में और जहाँ भी टाउन में वो रहते थे, वहाँ पर उसकी बड़ी इज़्ज़त होती थी। वो अनाज का व्यापारी था और वो जो अनाज उगता था ईस्टर्न साइबेरिया में और वहाँ पर बेचता था वो। जो क्रॉप्स ईस्टर्न सीरिया में उगते थे, उनको बेचता था, जो तट के लोग थे, उनको बेचता था। और इतनी अच्छी उसकी आमदनी होती थी कि ये लोग बड़े अच्छे लाइफ़स्टाइल से रहते थे, जो कि वहाँ पे उस समय लोग सोच भी नहीं सकते थे। उसका दिन की शुरुआत होती थी सुबह 4 बजे और सुबह उठते ही वो जो है वो कॉफ़ी बनाता था और टर्किश कॉफ़ी की स्मेल आती थी पूरे घर में। और ये अधनींद में होती थी तो देखती थी कि वो उठ के कॉफ़ी बनाता था, फिर उसकी माँ के पास जाके धीरे से उसके कान में बोलता था कॉफ़ी तैयार है। लेकिन वो उसको अपने हाथ से झड़क देती थी और फिर जो है बैठ जाती थी एक कुर्सी पर वेरांडा में जो कि समुद्र की ओर उसका समुद्र फेसिंग था और फिर बैठ के और वो अपनी कॉफ़ी अलग ही पीता था। नहीं, वो बैठ जाता था चेयर पर वेरांडा में और अकेले कॉफ़ी पीता था। माँ उसको ऐसे ही झिड़क देती थी। तो अब वफ़ा सुल्तान लिखती है कि इसकी सबसे हैप्पीएस्ट मेमोरी ये है कि वो जब भी कभी बहुत लंबी जर्नी से वापस आता था और सुबह-सुबह आता था, तो वो जल्दी से भागकर फैमिली के पास जाता और सबको चिल्ला के बोलता, "जल्दी-जल्दी आओ सब लोग और अपने साथ बैग्स भी लेकर आओ।" तो वफ़ा लिखती है कि हम सब भाग के बाहर जाते, एक-दूसरे को धक्का देते हुए और फिर अनाज के ट्रक के पास जाकर जो अनाज का ट्रक जो है स्ट्रीट को ब्लॉक करता था, वहाँ पे चले जाते थे और अ जो ड्राइवर था उसका वो मदद करता था बैग्स इनको पूरे मिठाइयों से, फलों से और सब्जियों से भरे हुए बैग्स लेकर आते थे और उसमें जब खरबूजे और तरबूजे का सीज़न होता था, तो हम लोग जो है कॉम्पिटिशन लगता था कि कौन सबसे ज़्यादा खरबूजे और तरबूज उठा सकता है। तो इसके फादर जो हैं वो बहुत कम समय जो है घर पे बिताते थे। सुबह-सुबह चले जाते थे सूरज उगने से पहले और जब सूरज ढल जाता था उसके बाद आते थे। और जब वो नहीं होते थे तो इसकी नानी जो है वो बड़ा घर में कंट्रोल करती थी। इनके टाउन में स्कूल नहीं थे। तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हर स्कूल में 2 शिफ्ट होती थी। मतलब सुबह और शाम की जैसे। सैटरडे, संडे और मंडे को लड़कियाँ स्कूल जाती थी 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। जबकि लड़के जो हैं वो अपना स्कूल स्टार्ट करते थे सवा 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। और ये अरेंजमेंट जो है वो बाकी के दिन जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को रिवर्स हो जाता था जबकि लड़के स्कूल में सुबह जाते थे और लड़कियां दोपहर को जाती थी। तो ऐसे करते थे शिफ्ट वाइज। तो जब इसकी टर्न आती थी स्कूल जाने की दोपहर में, तो ये अपनी नानी के साथ लोकल मार्केट में जाती थी सुबह-सुबह और वहाँ से जो है अपनी दिन की नेसेसिटीज़ खरीदती थी। तो इसकी ग्रैंडमदर जो थी के गाँव में अ, तो जहाँ इनका घर था टाउन में, उससे 7 मील दूर था वो घर जो उसके भाई का था मतलब उसके मामा का, वफ़ा सुल्तान के मामा का, जहाँ से नानी रहती थी, उससे 7 मील दूर था। और 20 साल तक ये इनके घर में रही, वफ़ा सुल्तान के पिता के घर में, तो उसने वो घर जो केवल 7 मील दूर था, वहाँ दोबारा नहीं गई, नानी। और 20 साल के बाद वो गई तो अपनी एक बहन का जो है वो फ्यूनरल जो है उसका शव यात्रा में गई वो। इसकी नानी जो है वो उस विलेज को बहुत प्यार करती थी जहाँ वो पली-बड़ी थी, पर जो है उसने अपनी सारी फीलिंग्स छुपा के रखी। और कभी-कभी इसको वो फीलिंग्स जो हैं पता चल जाती थी जब ये मार्केट में जब जाती थी तो इसको वो देखने को मिल जाता था, कि नानी क्या सोचती है उसके बारे में, गाँव के बारे में।
मार्केट के पास एक बस स्टेशन था और एक टैक्सी रैंक था जहाँ पर लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन लेते थे। और उसके कोने में एक कियोस्क लगा होता था, एक दुकान थी नुक्कड़ जैसी, जहाँ पर फलाफल के सैंडविच और हमस की प्लेटें और फावा बीन वगैरह बिकती थी। और वो दुकान जो थी वो इसके नानी के एक रिश्तेदार की थी, और वो रिश्तेदार भी उसी गाँव का था जहाँ की नानी थी। और इसकी नानी को फलाफल बड़ा पसंद था और वो रोज़ सुबह उस नुक्कड़ की दुकान पे जाती थी। और फिर वो अपने जो रिश्तेदार मोहम्मद था, जो फलाफल बेचता था, उससे खूब बतियाती थी और बहुत देर तक उससे बात करती थी। और जहाँ पर वो उसको सारी जो खबरें थी, छोटी-बड़ी जो कि गाँव में हुई थी, उसके पीछे वो वाली सारी खबरें उसको देता था। और तब इस वफ़ा सुल्तान को काफ़ी सारी बातें पता चली हैं वहाँ के बारे में। जो कूड़ेदान था, जो मोहम्मद के का जो नुक्कड़ की दुकान थी, वो कूड़ेदान इसका पहला स्कूल था जहाँ से इसने ग्रेजुएट किया वफ़ा सुल्तान ने। क्योंकि मोहम्मद जो है वो फलाफल का सैंडविच जो है वो पन्नों में मैगज़ीन के और किताबों के और न्यूज़पेपर में बाँधता था और फिर जो है अ, थोड़े से पैसों में वो खरीदता था और उसी में वो फलाफल के सैंडविच बाँधता था। और एक बहुत बड़ा-सा एक ड्रम सा रखा रहता था उस कूड़ेदान के लिए। तो वहाँ पर जो है वो मोहम्मद के जो कस्टमर आते थे, वहाँ पर खाने के बाद वो अखबार के टुकड़े और मैगज़ीन के टुकड़े, जिसमें फलाफल सैंडविच लिपटा होता था, फेंक देते थे, जिसको कि ये वफ़ा सुल्तान पढ़ती थी। जब इसकी नानी जो है वो बातचीत कर रही होती तो ये पीछे से जाती थी और उस ड्रम में से चढ़ के और उस पत्थर की एक दीवार वहाँ चलती थी, उसके ऊपर चढ़ के ड्रम के अंदर घुस के और पेजेज़ निकाल लाती थी। और फिर इसमें से जो है सेसमी पेस्ट और फलाफल चिपका होता था, उसको हटा के और फिर उसको जल्दी से छिपा लेती थी अपनी पॉकेट में, अपनी जैकेट में रख लेती थी ताकि बाद में पढ़ेगी। अ, और फिर बहुत कुछ कर लेती थी, तब जब तक कि उसको नानी की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी कि कहाँ गई तुम, छोटी बंदरिया कहाँ गई? और कूड़े में खेल रही हो क्या? डर्टी लिटिल गर्ल। ऐसे जब तक उसकी नानी नहीं बोल लेती थी, तो फिर वो अपना बचा हुआ सैंडविच भी उसको दे देती थी खाने के लिए, जिसको ये खा लेती थी। और फिर ये जो वो गीले-गीले से डैम्प का जो अखबार के कागज़ होते थे, उनको वो अम, लेबनीज़ प्रेस के और यूरोपियन और फ्रेंच न्यूज़पेपर होते थे, तो ये सब पढ़ लेती थी। और 1960 के अंत में जब वो बड़ी हो रही थी, तो अरेबिक न्यूज़पेपर मार्केट जो था, वो डोमिनेटेड था इससे, लेबनीज़ प्रेस से। और वो सीरिया के बारे में बताता था। वो प्रेस के अंदर इतनी फ्रीडम है, इससे ये बड़ी इंस्पायर हुई वफ़ा सुल्तान। और उसने न्यूज़पेपर पेजेस में से अ, उसको फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन जो है, जो अरेबिक वर्ल्ड में नहीं था, ये उसको पता चला और उसने वफ़ा सुल्तान को बहुत हिम्मत दी और उसने उन सच्चाइयों को भी देखने का जो है शुरू कर दिया। और अब आते हैं फ्राइडेज़ पे, जिस दिन उनका छुट्टी होती थी। इनकी संडे को छुट्टी नहीं होती थी बल्कि शुक्रवार को होती थी। तो ये क्या करती थी, पूरा सारा दिन जो है वो जो पेजेस निकाल के लाई है उसको कॉपी करती रहती थी, और एक एक्सरसाइज बुक में उनको नोट करती रहती थी और जो है वो फिर फेंक देती थी उन कागज़ों को। और इसको ये रीडर डाइजेस्ट, अरेबिक वर्ज़न, अल मुख्तार, ये सब बहुत सारी चीज़ें इसको मिली। लेकिन नहीं, रीडर डाइजेस्ट और अल मुख्तार नहीं मिली क्योंकि उसके पेज बहुत छोटे होते थे, उसमें सैंडविच जो है रैप नहीं किया जा सकता था। इसलिए रीडर डाइजेस्ट अपनी पॉकेट मनी से ये खरीद लेती थी और उसको पूरा पढ़ लेती थी। तो इसने रीडर डाइजेस्ट पढ़-पढ़ के जाना यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में और जहाँ पर कि अंकल सैम रहते हैं। अब तक उसको लगता था कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक डिफरेंट प्लैनेट पे है। यहाँ पर उसने सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में पढ़ा, जो रीडर्स डाइजेस्ट में। और इसने सोचा कि ये खुद एक
जो है वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और उसकी नकल करती थी। जैसे कि ये सोचती थी अगर मैं वुमन होती तो सबसे पहले जो है अपनी माँ की चेहरे पर एक मुस्कान लाती और अब एक ये सोचती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी और वुमन बन जाऊँगी तो मैं सबसे पहले अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान लाऊँगी और एक बहुत भयंकर लेटर लिखूँगी अपनी नाना को। उसको बताऊँगी कि उसने नानी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। और जो लिबर्टी ऑफ जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखती थी तो उसको बड़ी जलन होती थी कि वो सोचती थी अ वो सोचती थी ये एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में किताब लेके जो स्टैचू खड़ी है, तो ये पब्लिक में इसको कोई डर नहीं है और ये इसको कोई डर नहीं है, एम्बैरेसमेंट नहीं है कि ये खुले में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके एक हाथ में किताब है और एक हाथ में टॉर्च है, तो ये क्यों नहीं ऐसे खड़ी हो सकती? तो पूरे जीवन इसने इस बात को सोचा है कि ये क्यों नहीं ऐसी वुमन बन सकती जो एक हाथ में टॉर्च और एक हाथ में किताब लेके खड़ी हो पूरे मार्केट में, इसे छुप-छुप के क्यों पढ़ना पड़ता है? तो ये सोचती थी कि स्टैच्यू ऑफ वुमन जो है वो इसका राइवल है। लेकिन 1988 दिसंबर 25 में जब ये आई तो इसने फर्स्ट टाइम जो है न्यूयॉर्क में आई और फ्रैंकफर्ट से तो इसके दिल में इतनी ज़ोर की खुशी हुई अ कि जिस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से इसको जलन होती थी उसी स्टैच्यू को देख के इसको इतनी तेज़ खुशी हुई कि इसको लगा कि इसको अपना हार्ट ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसके जो है दिल में इतनी ज़ोर की सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एक विजय प्राप्ति की एक फीलिंग आ गई। इसको न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर 6 घंटे का करना पड़ा था, जबकि इसको एक्चुअली में लॉस एंजेलिस जाना था, जहाँ पे इसका हस्बैंड इसकी वेट कर रहा था। तो इसने उस फ्लाइट में लेटर लिखा अपने ग्रैंडफ़ादर को। जो कि ऑलरेडी मर के कब्र में जा चुके थे। लेकिन फिर भी इसने एक बहुत बड़ा लेटर लिखा अपना जो है सारा गुबार इसने दिल का निकाल लिया। और जब तक ये लॉस एंजेलिस में जब ये उतरी तब तक ये जो है लेटर से इसका सारा गुबार जो है निकल गया था और इसको बहुत लाइट फ़ील हुआ। हालाँकि ये जो है मुस्कान अपनी नानी के चेहरे पर नहीं दे पाई। फिर ये लिखती है कि जिस कंट्री को ये बिलॉन्ग करती है, वहाँ पर जो है लोगों को ऐसे ही ओप्रेस फ़ील कराया जाता है जैसे कि किस्मत उनके अगेंस्ट है। ऐसा नहीं है कि खाली आदमी जो है इसकी माँ के और इसकी नानी के दुश्मन थे, बल्कि औरतें भी दुश्मन होती हैं ऐसे देशों में। और महिलाओं को ही जो है उनके दुर्भाग्य के लिए जो है ब्लेम करा जाता है। जैसे कि 14 जून 1967 में जो 10th डे ऑफ द सीज़ फायर सीरियन इज़राइली फ्रंट में 6 डे वॉर में जो है अ, जो भाग्य है इसके घर में खड़खड़ाने आ गया। इसके फादर जो हैं वो गए थे ईस्टर्न सीरिया जो है अनाज वापस लाने के लिए लेकिन कभी घर वापस नहीं आए। रात का समय था और कोई भी ट्रैफिक नहीं था रोड पर 600 मील जर्नी में अ, इनका जो ट्रक था, ये एक बहुत बड़े खाई में गिर गया था और माउंटेन रेंज एक है कोस्टल और सेंट्रल सीरिया के बीच में वहाँ। तो इसके फादर को बहुत घंटों तक वो उनके खून निकलता रहा। मिलिट्री ट्रक वहाँ पर आया तो उनकी बॉडी को लेकर आया एक सीरियन सोल्जर घर पे इनके गाँव में पहाड़ों में। अ, जब जब ड्राइवर ने देखा कि इसके फादर का ट्रक जो है वो पड़ा हुआ है, तो वो एकदम रुक गया और उसके फादर को और ड्राइवर को हॉस्पिटल लेके गया नियर बाय टाउन में, तो ड्राइवर तो बच गया लेकिन इसके फादर को इंटरनल हेमरेज से वो मर गए। और जब से इसके फादर की डेथ हुई, इनकी जो जीवन है वो उलट-पुलट गया। इसकी माँ जो अब तक अर्ली 30s में थी अ, उस वो एकदम आधी पागल जैसी हो गई। इसका हाफ ब्रदर जो था, जो इसके फादर का ओनली बेटा था इसकी पहली वाइफ से और वो जो है हेड बन गया फैमिली का।
हालाँकि वो बहुत इसके पिता की तरह वो भी बहुत प्यार देने वाला और वार्म हार्टेड था और दया दिखाता था और उसने इसके फ़ादर का बिज़नेस सँभाल लिया और फिर ये लोग बहुत स्ट्रगल करने लगे और उसके अपने 6 बच्चे थे। अ, तब वहाँ से इसको जो है इसकी लाइफ़ में जो है पॉलिटिकल बिलीफ्स फ़ॉर्म होने लगे। क्योंकि इसका जो भाई है, वो मेंबर था सीरियन नेशनल पार्टी का और इसलिए इसको जो है वो इस्लाम के प्रति नफ़रत हो गई। अम, वो उसके अगेंस्ट नहीं था लेकिन वो उसके फ़ेवर में भी नहीं था। अम, ये जो है इसके पार्टी का एजेंडा ये था कि अरब में यूनिटी फैले और एक सिंगल अरब नेशन हो जाए जो है डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन उसके बावजूद एक सिंगल अरब नेशन हो जाए और इस्लामिस्ट इसको थ्रेट समझते थे इस्लाम के प्रति कि एक सिंगल जो है वो नेशन हो जाए जहां पर मुसलमान अरब और नॉन अरब साथ एक साथ रहें तो इसलिए जो है अब स्ट्रगल जो था वो अपोजिंग कैंप्स में हो गया। तो नेशनल पार्टी के जो सपोर्टर्स थे वो होस्टाइल एटीट्यूड करने लगे रिलिजन के प्रति और इस्लाम के प्रति और मुसलमान टीचिंग्स के प्रति। लेकिन इसके भाई ने ओपनली कभी भी नहीं ये नफ़रत दिखाई इस्लामिस्टों के प्रति लेकिन उनकी परवाह भी नहीं की। उसको पता था अम कि इस्लाम ही वो एक बरियल ग्राउंड है टू मूव द अरब स्पीकिंग कंट्रीज फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्रोग्रेस यानी कि प्रोग्रेस नहीं हो सकती इस्लाम के कारण। ये कितना लंबा चैप्टर है मैं 1 मिनट देख लूँ। हाँ, तो इतना है। तो वो चूँकि थोड़ा-सा उदार था तो वो इसकी इज़्ज़त करता था और इसको फ्रीडम देता था। तो ये बता रही है कि जो इसके जो हाफ ब्रदर था जिसने कि इसके फादर का स्थान ले लिया था, वो थोड़ा काइंड था और वो थोड़ा लिबरल भी था। लेकिन इसकी अपनी नानी जो थी वो इतनी ट्रेडिशनल थी, इतना दुःख पाने के बाद भी वो हमेशा ये सिखाती थी कि वुमन जो है वो बिना आदमी के नहीं रह सकती है। और इसीलिए इसके जितने अपने सगे भाई थे वो इसके अगेंस्ट और इसको दबाने की कोशिश करते थे, इसको प्रोटेक्टिव होते थे, लेकिन वो इसके बचाव में आ जाता था। तो इसका स्टेप भाई था जो कि घर का इंचार्ज था। तो इसके फादर की डेथ के बारे में और जब ये ग्रेजुएट हुई, तब तक ये फ्री थी, ये सिनेमा भी देखती थी, इजिप्शियन मूवीज़ भी देखती थी, जहाँ पर अरेबिक फ़िल्म इंडस्ट्री डोमिनेट करती थी और बहुत सारी बुक्स, मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी। और एक बार ये अपने भाइयों के साथ इसका रन-इन हो गया तो वो इसको मारते थे और ये बहुत ज़ोर से चिल्लाती थी, जैसे बेदुइन लोग वहाँ चिल्लाते हैं। और इतनी हाई पिच वॉइस में चिल्लाती थी, अपनी छोटी-सी बॉडी में इसकी इतनी तेज़ आवाज़ होती थी, क्योंकि इसके भाई इसको मारते थे। और इसकी नानी अपने कान जो है उँगलियों से बंद कर देती थी और बोलती थी, "अरे भगवान ही खुदा ही इसके आवाज़ को शांत कर दे। तुम बेशर्म लड़की और तुम्हारे भाई ने तुम्हारे को थप्पड़ मारा है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? वो तो तुम्हें डिसिप्लिन कर रहा है, तुम तो इतनी ज़ोर से चिल्ला रही हो जैसे काबा ही कोलैप्स हो गया है।" ये बात इसके दिमाग में रह जाती थी, काबा कोलैप्स हो गया है। ये सोचती थी कि ये नानी के बारे में सोचती थी। अ, हालाँकि वो नानी को पूछती थी लेकिन उसको लगता था कि ये नानी के मुँह पे चिल्लाए, "शट अप यू स्टूपिड वुमन" ऐसे इसका चिल्लाने का मन करता था। और ये बोलना चाहती थी नानी को कि तुमने अलाउ किया कि नाना तुमको मार सके पर मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगी कि कोई मुझे मार सके। क काबा गिर जाए वो इतनी बड़ी बात नहीं है जितना एक आदमी मुझे हिट करे।
और मैं जो हूँ वो लव और रिस्पेक्ट जो है वो करती थी उसकी नानी की। लेकिन वो इसीलिए ये सारी बातें बोलती नहीं थी पर अपने मन में कल्पना करती थी। और जब इसने अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए डिस्टिंक्शन से इसलिए ये मेडिकल स्कूल के लिए एलिजिबल हो गई। इसको डॉक्टर बनने की कोई इच्छा नहीं थी और ना मेडिसिन प्रैक्टिस करने की, बल्कि ये सोचती थी ये अरब लिटरेचर पढ़े ताकि ये बहुत अच्छी अरबी लिख सके और लेकिन इसकी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिज़िक्स और अदर साइंटिफिक सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे थे। तो अगर ये मेडिसिन छोड़ देती तो वो उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती। तो अपने भाई के प्राइड के लिए अचीवमेंट्स के उसने मेडिकल स्कूल चली गई। तो फिर ये बनियास से लेके अलेप्पो चली गई जहाँ पर अलेप्पो यूनिवर्सिटी अटेंड करने के लिए। और ये सेकंड लार्जेस्ट सीरिया है की कैपिटल लार्जेस्ट सिटी है, सेकंड लार्जेस्ट। दमास्कस जो है वो सीरिया की राजधानी है जो सबसे बड़ी है, उसके बाद यही अलेप्पो है। और लेकिन ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ी जगह थी। जहाँ ये बनियाज़ में रहती थी, वो जगह शांत थी, जो कि एक छोटा-सा टाउन था मेडिटेरेनियन के किनारे। अलेप्पो में ये पूरी अकेली हो गई और जहाँ ये पली-बड़ी थी, वहाँ से बिल्कुल सोसाइटी फ़र्क थी। क्योंकि बनियाज़ जहाँ पे ये रहती थी, वो समुद्र के पास था और इसलिए वहाँ पर यूरोपियन टूरिज़्म था और इस्लामिक लॉ नहीं था। तो वहाँ पर क्योंकि इतनी दूर और इतना छोटा-सा गाँव था कि वहाँ पर इस्लामी लोग आते नहीं थे, ना इस्लामिक लॉ था। तो वहाँ पर थोड़ी-सी फ्रीडम रहती थी, बल्कि यूरोपियन टूरिज़्म था। तो वहाँ पर अलेप्पो में ऐसा नहीं था। ये एक लोकल मुस्लिम फैमिली के घर में गेस्ट थी। इसके भाई ने एक अहमद को मिला जो इसका हस्बैंड है अपने काम के द्वारा और वो लोग दोस्त बन गए। तो अहमद ने कहा कि ये इसके साथ काम करे और क्योंकि ये बहुत ये सोचते थे ये छोटी है कि अपने आप नहीं रह सकती और इसके भाई ने मान लिया। अहमद की वाइफ़ जो थी और अच्छा अहमद भी शादीशुदा था। अहमद जो था उसकी बीवी जो थी मिड 20s में थी और उन्होंने इसको जो है बहुत वेलकम किया अपने घर में और उस इसने अब तक कोई ऐसी मुस्लिम वुमन नहीं देखी थी जिसने अपना हेड कवर ना किया हो और अपनी और ऐसी फैमिली जिसने इसको अपने घर में रहने के लिए कहा हो। उन हस्बैंड वाइफ के 2 बच्चे थे, पर वो छोटे थे। अम, और ये लोग उसको भी बहुत अटेंशन देते थे। अ, अब य वहाँ उन लोगों के साथ रहने से इसको ऐसी लाइफ़ पता चली जो इसको पहले नहीं पता थी। क्योंकि इस्लामिक टीचिंग्स जो हैं वो लोग बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते थे। और तब उसको लगा कि अरे! इसकी ग्रैंडमदर तो बड़ी लकी थी कि इतनी गंदी शादी होने के बाद भी नाना के साथ जो ये यंग वुमन है जो यहाँ पर रह रही है मुसलमान और जो इसका हस्बैंड है जो छोटा है और गंजा है और बड़ा देखने में अजीब-सा है अम, उसकी पतली-पतली टाँगें हैं और बहुत मोटी पेट है। मतलब पेट तो बहुत मोटा है और छोटा भी है, गंजा भी है और हाथ-पैर पतले-पतले हैं। लेकिन वो बड़ी सुंदर है जो उसकी बीवी है और उसकी हरी आँखें हैं और पिंकिश स्किन है और बड़े लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर है। तो एक बार इसने उस महिला से पूछा कि तुमने इसको क्यों चूज़ किया? तो वो हँसने लगी, चूज़ हिम? तुम क्या स्विट्ज़रलैंड से हो? तो फिर इसने कहा कि वो सोचती थी कि ये कोई और प्लैनेट से आई है। उस वुमन का नाम हुडा था और तो वो बताती है कि उसका नाम हुडा था और जब वो 16 साल की थी तो एक औरत आई उसके घर में खटखटाने जो कि ढूँढ रही थी कि ऐसी लड़की जो कि मैरिजेबल एज की हो। जैसे ही उसने हुडा को देखा तो वो इसकी ब्यूटी से इतनी वो हो गई कि उसने माँ की इससे हाथ माँग लिया अपने बेटे के लिए। तो मतलब उस आदमी की फैमिली से मिलने के बाद जो है हुडा के फादर ने उसको मैरी कर दिया क्योंकि ये आदमी जो था धनवान था। और लेकिन हालाँकि वो 14 साल बड़ा था, लेकिन वो धनवान था इसलिए शादी कर दी। तो फिर जब इस लड़की हुडा ने अपने हस्बैंड को देखा ही नहीं था जब तक कि उसने वेडिंग नाइट में उसको सबसे पहली बार देखा, तो फिर उसको वो थरथराने लगी।
तो सारे जो है वेडिंग गेस्ट हैं वो बाहर बैठ के जो है प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी देखना चाहते थे। तो ये जो दूल्हा है इसका जो 14 साल बड़ा था, ये इसके ऊपर ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई जानवर है, और थोड़ी ही देर में बाहर निकला रूम से और एक कपड़ा लेने के दिखाया सबको जिसमें कि खून लगा था। तो सारे जो फीमेल जा जितनी भी फीमेल्स हैं फैमिली की, वो बड़ी ज़ोर से जो है खुश हुई और ज़ोर-ज़ोर से नाचने लगी। तो फिर उसने इसको बहुत बार कहा, हुडा ने इसके साथ कन्फेस किया कि वो अपने पति को प्यार नहीं करती और उससे बल्कि बहुत डरती है, और लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और वो उसने कभी घर भी नहीं छोड़ा जब तक कि वो साथ ना जाए, मतलब वो हर जगह उसका पीछा करता था। और वो लोग एक ट्रेडिशनल क्वार्टर में रहते थे, वहाँ सब लोग घर के अंदर ही बंद रहते थे। उनकी कोई भी खिड़की खुली नहीं रहती थी पूरे नेबरहुड में। और थोड़ी-थोड़ी बातों में वो जो है छोटी-छोटी बात में ना उससे झगड़ा करता था बिना किसी रीज़न के। और वो तो बहुत उसकी अच्छी केयर करती थी और चुप रहती थी बिल्कुल जब वो गुस्सा होता था। और कुछ भी अगर वो कहेगी तो वो उसके अगेंस्ट ही यूज़ करेगा। और कई बार ये अपने कमरे से बाहर निकल के आती थी और उसको आदमी को कन्फ्रंट करती थी और हुडा की जो है वो सपोर्ट करती थी। और जब ये लोग बहस करते थे तो वो कुरान से कोट करता था और कहता था कि मोहम्मद ये जो नबी है उसने अपना बिहेवियर जस्टिफाई किया था और उसने कहा था कि आप अपनी बीवी को मिसट्रीट कर सकते हो। लेकिन इसने वफा सुल्तान ने उस आदमी से को फोर्स किया कि वो उसकी रिस्पेक्ट करे, और वो बड़ा डरता था इसकी तेज जुबान से। और उसको वो आर्गुमेंट भी नहीं होल्ड कर पाता था इसके सामने, वफ़ा के सामने। और क्योंकि ये बड़ी तेज़ थी आर्गुमेंट में। और फिर वो उसको जो है जल्दी से जब ये आर्गुमेंट में आ जाती थी, तो फिर वो जल्दी से स्मूथ करता था आर्गुमेंट को आधा मज़ाकिया अंदाज़ में कि अरे! तुम तो मतलब तुम दोज़ख में चली जाओ जहन्नुम में, क्योंकि तुम जो है इस्लाम को नहीं मानती। और उसके 2 बच्चे थे, जो उसका बड़ा बच्चा लड़का था वो 5 साल का था। और उसका भाई जो था वो 1 साल छोटा था, और दोनों लड़कों को वो यूज़ करता था कि उसकी बीवी के ऊपर जासूसी करे। जो बड़ा लड़का था वो समझ गया था कि उसके माँ-बाप की रिलेशन क्या है, और वो उन दोनों को मैनिपुलेट करता था। और मैं अपने कमरे से बैठी, वफ़ा सुल्तान कहती है, मैं अपने कमरे में बैठी-बैठी उसकी माँ को ज़ोर से कहता हुआ सुनती थी, "वफ़ा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, जल्दी आओ और मेरी विटनेस बनो।" तो फिर मैं देखती थी कि जो उसका बड़ा बेटा जो 5 साल का था, वो वहाँ से धमकी देता था अपनी माँ को और बोलता था अम, कि अगर वो ये नहीं कहेगी तो करेगी जो वो कह रहा है, तो वो उसके पिता को कह देगा कि उसने एक आदमी से फ़ोन पर बात करी है, या उसने किसी को से दरवाज़ा खोल के बात की है, या वो घर चला गया है, चली गई है घर से बाहर। मतलब ऐसे धमकी देता था वो लड़का उसका। तो फिर इसने एक पूरे स्कूल ईयर के 1 साल उनके साथ रही। इसके सेकंड ईयर में वो जो है वो बिल्कुल नहीं विटनेस बन पाई उनकी घर की सैडनेस की, तो फिर वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में चली गई रहने के लिए, जब तक कि वो मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट नहीं कर गई। और लेकिन फिर भी वो हुडा और उसकी फैमिली से मिलती रही, क्योंकि इसको बहुत ही उसके ऊपर तरस आता था, और फिर वो हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट उसको मिल आती थी। और तब उसको पहली बार पता चला क्राइम्स अगेंस्ट बोथ मेन एंड वुमेन, कि अहमद और हुडा के घर में जो क्राइम होते थे, कि उससे उसको पता चलता था कि एलेप्पो में लोग कैसे रहते हैं, और कैसे जो है टीचिंग्स ऑफ इस्लाम ने पूरे मेन और वुमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और छोटी-छोटी बातों में, ह्यूमन बिहेवियर में। और अहमद जो था वो बहुत वायलेंट, बहुत ही क्रूर और हिंसात्मक था अपनी बीवी के प्रति, और ऐसी ही कैटेगरी में फ़ॉल करता था जैसे कि इसका नाना। तो इसको इससे नफ़रत होने लगी अहमद से, और ये बहुत सारे क्वेश्चन्स उठाने लगी, क्वेश्चन पूछने लगी। और इसका वर्ल्ड व्यू जो इसने बनियाज़ शहर में रहकर था वो ख़त्म हो गया इस्लाम के बारे में। और अब इसको डाउट आने लगे इस्लाम के बारे में। और जब इसने अलेप्पो में इसका जीवन और अहमद की फैमिली के अंदर रहे हुए जीवन से इसको बहुत सारे एटीट्यूड्स, जो इसके कन्विक्शंस और एटीट्यूड्स अगेंस्ट इस्लाम है, वो इसके चेंज हो गए। यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। ये 2 हमने चैप्टर आज पढ़ लिए हैं।
तो मैं देख लेती हूँ कोई क्वेश्चन है तो। जी, अ, राघव झा, आपने ₹40 का कंट्रीब्यूट किया, थैंक यू। आयत अल इमरान क्लियरली रिवील्स हेट्रेड, हाँ, बिल्कुल सही। भागलपुर वाला जी, आपको कोई राइट नहीं है कि आप मेरे को वहाँ से वीडियो कॉल करें। समझ में आई? अगर आपने फिर से एक बार ऐसा किया तो मैं आपको अपने चैनल से ब्लॉक कर दूँगी। मैं किसी से यहाँ पर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स नहीं करती हूँ। आपको जो है मेरे को कॉल नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है आपकी। ये खाली मैंने आपके साथ ईमेल शेयर करी है कि आप ईमेल से मेरे को भेज सकते हैं। आपको क्या राइट है कि मेरे को आप कॉल कर रहे हैं? किस राइट से आप मेरे को कॉल कर रहे हैं? जी, तो मैं आज जो हूँ मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ और मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं अभी जो है वो अ, और बातचीत करूँ या फिर किसी को ऊपर बुलाऊँ, और जीनी जी होती तो आगे पैनल खोल के बातचीत करती। मैं यहाँ ही स्टॉप करती हूँ, अब कल बातचीत करेंगे सनातन सभा में। जी, आप मेरे को सिस्टर ना बोलें। आपके यहाँ सिस्टर्स जो हैं वो उनका कोई महत्व नहीं है। ना किसी को बेटा, बेटा कहने से महत्व है, ना किसी को बहन कहने का महत्व है, ये मैंने ऑलरेडी देख लिया है। मैंने ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। पढ़ के नहीं बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस भी कर लिया है। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। और लास्ट में मैं कहूँगी कि हलाल प्रोडक्ट से दूर बहिष्कार करिए, बॉलीवुड का बहिष्कार करिए, सनातन सेतु में रजिस्टर कराइए, शूरवीर प्रोग्राम में रजिस्टर कराइए, अपने घर में सेल्फ डिफेंस की सारी चीज़ें रखिए। और जो है हम कल मिलेंगे 5 बजे ऋग्वेद के साथ। और जो कल हमारी सनातन सभा है ट्यूसडे को, तो जो कि सनातनियों का मंच है, यहाँ पर हम अपने कमेंट्स और जो है वो फीडबैक वगैरह सब शेयर करते हैं। और जो मोमेंट्स हैं उनके सनातन धर्म पर जो क्वेश्चन है वो भी हम हर ट्यूसडे को लेते हैं। तो अगर ज़्यादा क्वेश्चन है, 1-2 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो फिर अलग से जो है ईमेल से जो है क्वेश्चन लिख के भेजने पड़ेंगे और फिर एक स्ट्रीम तय होगी जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र।